बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास। आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to 1/12 mass of carbon 12। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास किसी एटम का वो मास होता है जो हमारे पास 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करके हासिल हो जाता है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आप किसी दुकानदार के पास चले गए, आपने उसे कहा कि भैया 2 किलोग्राम चीनी दो। उसने क्या किया, किलोग्राम को एज अ स्टैंडर्ड लिया और आपकी चीनी को उसके साथ रिलेट करवाया, कंपेयर करवाया। आपने उसे कहा कि 10 किलोग्राम चीनी दो, तो उसने किलोग्राम को एज स्टैंडर्ड लेके 10 किलोग्राम एक तरफ रखा और आपकी चीनी को उस 10 किलोग्राम से के साथ क्या किया, कंपेयर किया, किलोग्राम को एज स्टैंडर्ड लेके। उस चीनी का मास आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि हमने उसको किलोग्राम को एज स्टैंडर्ड लेके उसे रिलेट करवाया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी एटम का मास फाइंड करने के लिए 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इस प्रीवियस एग्जांपल में 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एज किलोग्राम एक्ट कर रहा है यहां पे, क्योंकि एटम का मास इंतहाई कम होता है, इसलिए हम इसको किलोग्राम या ग्राम में नहीं मेजर कर सकते। तो हम एटम के मास को फाइंड करने के लिए हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास के जरिए फाइंड करते हैं। डिफिनीशन की तरफ फिर आते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अगर ये डिफिनीशन अभी भी क्लियर नहीं हुई तो यहां इस एग्जांपल में आपको ये डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लें। द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। एटम का मास इंतहाई स्मॉल है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम या 4.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 ग्राम होता है किसी एटम का मास। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। एटम का मास इंतहाई स्मॉल होता है। अबाउट 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम से लेके 4.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 ग्राम तक हमारे पास क्या होता है, किसी एटम का मास होता है। अगर इस 1 के आगे आप 23 जीरो लगा ले, 0.000000 और 23 जीरो लगाने के बाद आप 167 ग्राम कह लें तो मतलब इंतहाई स्मॉल है ना। तो इसको आप किस तरह ग्राम में या किलोग्राम में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मास ऑफ एटम इन ग्राम और किलोग्राम। मतलब एक जगह ग्राम को रख के दूसरी जगह एटम को रख के आप नहीं करा सकते, किसी एटम का मास आप फाइंड नहीं कर सकते। जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि एटम हमारे पास कितना छोटा है। किसी एटम का डायमीटर जो हमारे पास होता है वो अबाउट 0.2 नैनोमीटर होता है। ये मतलब एटम है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस हो गया और ये डायमीटर हो गया। इसका ये यहाँ सेंटर से लेकर ये इस सर्कल तक ये रेडियस हो गया और ये एज अ होल क्या कर रहा है, ये एज अ होल डायमीटर है। मुझे 9th में वाइवा में सर ने पूछा ना कि डायमीटर किसे कहते हैं। मैंने कहा डाई आधे को कहते हैं, मीटर को कहते हैं, मीटर के आधे हिस्से को डायमीटर कहते हैं। तो मीटर के आधे हिस्से को नहीं कहते। असल में डायमीटर एज होल इसको हम डायमीटर कहते हैं और इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 रेडियस हमारे पास 1 डायमीटर के बराबर होता है। तो ये इसका इतना 0.2 नैनोमीटर इसका क्या है, ये डायमीटर है। और जब हम इनहेल करते हैं ना, हम सांस लेते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली 10⁵ एटम्स मतलब 10 लाख एटम्स हम क्या करते हैं,
एट अ टाइम इनहेल करते हैं। और आपको जब आप पेंसिल पर ये डॉट लिखते हो ना, उस डॉट को मुकम्मल करने के लिए अगर हम एटम्स को कंबाइन करें तो उस डॉट का शेप बनने के लिए हमारे पास 2 मिलियन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। एटम इतने छोटे हैं, एक डॉट में हमारे पास 2 मिलियन एटम आते हैं। तो ये तो आपको इस एग्जांपल से अंदाजा हो ही गया होगा कि एटम हमारे पास कितना छोटा है। These extremely small masses are very much difficult to measure. Therefore, standard of carbon-12 isotopes was chosen as standard to measure the masses of atom. ये मासेस इंतहाई स्मॉल होते हैं, तो इस स्मॉल मासेस को हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, स्केल में मेजर नहीं कर सकते। तो इन एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 का। अब हम जब भी दूसरे एटम्स के मासेस को फाइंड करते हैं तो उसे कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करके उनके मासेस को फाइंड करते हैं। और हमने ये कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड क्यों रखा? Why we use कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड? अगर आपसे कोई पूछे कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड क्यों रखा, हमारे पास तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हम किसी एक को स्टैंडर्ड बना देते, तो आप उन्हें बड़े आसानी से जवाब दोगे कि भैया कार्बन 12 का मास हमारे पास एग्जैक्टली 12 AMU है। द मास ऑफ कार्बन इज एग्जैक्टली 12 AMU। कार्बन का मास हमारे पास, कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 AMU है। और कार्बन 12 हमारे पास स्टेबल है। कार्बन, इसके अदर आइसोटोप्स C14 और इसके जितने भी आइसोटोप्स हैं, तो उनके मुताबिक हमारे पास कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 हमारे पास मोर स्टेबल है और कार्बन 12 की एबंडेंस एज कंपेयर टू इट्स अदर आइसोटोप्स ज्यादा है। सो कार्बन 12 इज द मास ऑफ कार्बन 12 इज एग्जैक्टली 12 AMU and it is more stable as compared to its other isotopes and it is found in abundance as compared to its other isotopes. Other masses can easily be compared with carbon 12 isotopes. जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका मास एग्जैक्टली 12 AMU है, तो दूसरे एटम के मासेस को हम इन कार्बन 12 आइसोटोप से इजीली कंपेयर करवा सकते हैं। देखें, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। कार्बन को हमने 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया, सही है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन 12 हो गया, इसका एटॉमिक मास 12 है, तो इसको हमने क्या कर लिया? 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस तरह इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें, ये मार्कर कार्बन 12 है, इस मार्कर को हमने 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया। देखिए ये 12 हिस्से, और इसमें से ये जो इसका एक हिस्सा है ना, ये है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इसका ये जो एक हिस्सा है ना, ये इसका एक हिस्सा, ये क्या है? ये एक हिस्सा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 है। इसकी डिफिनीशन को फिर देखें, द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। हम जब भी किसी एटम के मास को इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो भी मास आता है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। हमने एक स्केल रखा, हमने एक स्केल में एक तरफ क्या किया? कार्बन के उस 12 हिस्सों को रखा और इस तरफ कार्बन 12 को रखा। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्केल अब हमारे पास बैलेंस है, क्योंकि ये 12 हिस्से हमने इस मार्कर, मतलब इस कार्बन के ही 12 हिस्से यहां रखे हैं और इस कार्बन को इस पूरे यहां पे रख लिया, तो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ये स्केल इक्वल होगा। अब ऑक्सीजन का, अब अगर हम ऑक्सीजन यहां रखें तो फिर हमारे पास मसला होगा। हमने ऑक्सीजन रखा तो अब क्या होगा? ये स्केल थोड़ा डाउन आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेवी है
ऑक्सीजन हेवी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो हमने क्या कर लिया, हमने इसमें 4 और पार्ट्स ऐड किए। ये 1/12 पार्ट, ये क्या है, ये 4 और ऐड कर लिए। अब ये हमारे पास 16 यूनिट्स हो गए और अब हमारे पास स्केल इक्वल हो गया। तो ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 यूनिट्स। अब ऑक्सीजन को अगर हम हटा दें, हमने नाइट्रोजन रखा है यहां पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आई थिंक 14 एटॉमिक मास है और यहां पर 16 यूनिट्स पड़े हैं, तो ये वाला साइड हेवी हो जाएगा। हम यहां से इस 2 यूनिट्स को हटा लेंगे, अब हमारे पास 14 यूनिट्स बच गए। तो नाइट्रोजन का मास हमारे पास 14 यूनिट्स हो गया, नाइट्रोजन का मास हमारे पास 14 यूनिट्स हो गया, 14 यूनिट्स हो गया। इसी तरह हमने नाइट्रोजन को हटा के यहां पे सोडियम को रखा, सोडियम Na, सोडियम का मास 23 है, एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, यहां पर 14 यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14 में हमने 9 यूनिट्स मजीद ऐड किए, तो हमारे पास ये यहां क्या बन गए, 23 यूनिट्स। अब हमारे पास स्केल बैलेंस है, तो सोडियम में हमारे पास सोडियम का मास 23 यूनिट्स है। अब ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास और सोडियम का मास क्या है, ये हमारे पास हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। और रिलेटिव एटॉमिक मासेस की डिफिनीशन हमने क्या की थी, द मासेस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये सिंगल पार्ट है, तो ये सिंगल पार्ट है हमारे पास 1/12 मास ऑफ या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU हमारे पास है द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, इज कॉल्ड AMU। तो ये एक हिस्सा क्या है, ये एक हिस्सा है AMU, ये एक हिस्सा हमारे पास AMU है। एटम का मास जब हम फाइंड करते हैं तो हम AMU को स्टैंडर्ड लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे पास 16 यूनिट्स के बराबर हैं, तो इस यूनिट्स को अगर हम हटा लें और AMU लिख लें, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। और जिसका यूनिट क्या है हमारे पास, AMU है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि शुगर के मास को फाइंड करने के लिए हम किलोग्राम को एज स्टैंडर्ड लेते थे, मतलब 23 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, इस तरह हम एटम के मासेस को फाइंड करने के लिए AMU लेते हैं, 12 AMU, 13 AMU, 15 AMU, 16 AMU। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कार्बन के 16 यूनिट्स के, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कार्बन के 16 यूनिट्स के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का मास को हम 16 AMU कहेंगे। इस तरह नाइट्रोजन के मास को हम 14 AMU कहेंगे, सोडियम के मास को हम 23 AMU कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितने के बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर है। और एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 atoms of
यहाँ पर ये एक मोल है कार्बन का, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स हो गए कार्बन के किस चीज के बराबर, 12 ग्राम के बराबर हो गए। अब कार्बन के एक एटम का मास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यहां पर आ जाएगा। सही है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम यहां पे इस पे डिवाइड कर लेना तो हमारे पास, मैंने यहां पर पहले से कैलकुलेशन रखी हुई है, तो हमारे पास क्या आएगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम, ये हमारे पास ये आएगा। तो हम अब रिलेशन तो हम AMU और ग्राम का फाइंड कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास, हमने कहा कि कार्बन को हमने 12 हिस्सों में मुकम्मल इक्वली डिवाइड किया हुआ है, कार्बन को हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसके एक यूनिट 1/12 को हम क्या कहते हैं, किसके 12 हिस्सों में से एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। तो कार्बन के टोटल 12 हिस्से हैं, और कार्बन के एक एटम में कितने हिस्से हो गए, 12 हिस्से हो गए, तो 12 AMU हो गया। कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU इज इक्वल्स टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये तो 12 AMU है, हमने एक AMU का ग्राम के साथ रिलेशन फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, इसको भी 12 पे डिवाइड कर लो, इसको भी 12 पे डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको इसका क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। एक AMU 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। ये हो गया AMU और ग्राम का रिलेशन। अब थोड़ी समरी में आपको बना के दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ी कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जब हम किसी एटम को 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो मास हमारे पास हासिल होता है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह हमने ये पढ़ी कि मास ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, इसको हम ग्राम और किलोग्राम में डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। फिर कार्बन 12 को ही एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, वो इसीलिए क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल है, ये इसका मास एग्जैक्टली 12 AMU है, और अदर एटम्स के मासेस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह हम किलोग्राम को मास का एज स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं कि हम कहते हैं कि 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, इसी तरह एटम के मास को फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड AMU को लेते हैं। हम एटम के मासेस को AMU में फाइंड करते हैं, 12 AMU, 16 AMU, 23 AMU। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। फिर हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU और ग्राम का रिलेशन मैंने आपको दे दिया। आई होप इससे रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी। अभी भी क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ ना कि वैसे लोग कहते हैं ना कि आप वो रेड बटन दबा दो तो फिर लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब होता है, फिर एक बिल आइकन आ जाता है, उस पर
आप दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप भी ट्राई कर लें, फिर कमेंट में बता दें कि लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। वैसे लोग बहुत झूठ कहते हैं, आप ट्राई कर लें, फिर मुझे भी बता दें कि ये लोग सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।